हाँ जी, अब आवाज आ रही सबको? जी सर, आ रही। अच्छा जी। अच्छा जी, अब इससे आगे हमने मैन्युफैक्चरर से लेके सर वो आप जीरो रिलेटेड की बात कर रहे थे, उसका थोड़ा सा क्लियर कर देना कि किसकी वो जी? होता क्या है। जीरो रिलेटेड। जीरो रेटेड का ये मतलब होता है कि उस पे सेल्स टैक्स नहीं होता ना चार्ज। जीरो का मतलब होता है सिफर, ठीक है। जिसको हम एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं कहते। एग्जेम्प्ट से मुराद होती है उन पे सेल्स टैक्स नहीं होता। सर वो उसके लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। नहीं, अप्लाई भी करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले जो है ना, वो नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट बताती है। ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है ना, हर साल बजट में, अब इस दफा नहीं आपको पता सेल्स टैक्स कम कर दिया है। जी। आज यकम अपना जो है वो जुलाई से जो सीमेंट की बोरी है उस पे भी इन्होंने सेल्स टैक्स कम किया है। फिर वो जो कपड़ा है और बाकी जो सूट वगैरह है उस पे भी सेल टैक्स कम किया है। आज आप अपन न्यूज़पेपर देखें ना या खबरों में देखें तो आपको आज न्यूज है इसकी ठीक है। कि रेट कम कर दे। इसी तरह जब रेट सिफर कर दें तो वो जीरो रेट हो जाता है। जीरो रेट का मतलब ये होता है उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। सर ठीक ये है। बताते हैं इनपुट टैक्स का। अच्छा, एग्जाम्प्ट सप्लाई होती है उन पे टैक्स नहीं इनपुट चार्ज होता टैक्स। ना। जीरो एग्जाम्प्ट हो इनपुट मतलब टैक्स दोनों सर। का एंड रिजल्ट एक होता है। सर ये इनपुट टैक्स का बता दें। इनपुट टैक्स से मुराद ये होती है कि जब बिजनेस अपना रॉ मटेरियल खरीदता है, चीजें बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदता है ना, अब उसके ऊपर वो जो टैक्स देता है, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स नहीं, सेल्स टैक्स, उसको हम यस सर। इनपुट टैक्स का नाम देते हैं। यानी परचेज के ऊपर जितना भी सेल्स टैक्स पे होता है वो इनपुट टैक्स होता है। यस सर। और इसके अलावा चलें, अब उससे आगे है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं, इनको आपने पढ़ना है और नेक्स्ट फिर ना मेरे से अपना कर लीजिएगा इसमें क्वेश्चन। पहले हमने अपना पढ़ा है उसका मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस। उसके बाद है मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर। वो पर्सन, वो बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, जो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर का नाम देते हैं। वो पर्सन, वो बिजनेस यूनिट हो सकता है, वो इंडिविजुअल हो सकता है, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो जाती है, उसको हम मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर का नाम देते हैं। फिर उसके बाद है ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं। एक अपना जो है लोकल ऑफिसर था, यहाँ पे कोई भी पर्सन जो इनलैंड ऑफिसर में गस्टेड पोस्ट पे, उसको हम ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू कहते हैं। फिर ओपन मार्केट प्राइस। ओपन मार्केट प्राइस से मुराद ये होती है, बाज़ औक़ात हम टर्म यूज करते हैं अंडर इनवाइसिंग। अंडर इनवाइसिंग से मुराद ये होती है कि अब अगर एक चीज मार्केट में 10 रुपए की है तो बिजनेस क्लेम करता है जी मैंने ये 5 रुपए में खरीदी है। जब वो 5 में खरीदेगा तो 5 पे उसको सेल्स टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो अब उस चीज को, उसके लिए फिर एक ओपन मार्केट प्राइस जो है वो भी एक टर्म ऑर्डिनेंस के अंदर जो है वो की गई है। ओपन मार्केट से प्राइस से मुराद ये होता है कि मार्केट में उसी तरह की जो सप्लाईज है, उसी तरह की जो प्रोडक्ट है, उसकी आम जनरल प्राइस क्या है, उसको हम ओपन मार्केट प्राइस का नाम देते हैं। फिर आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स से मुराद होती है टैक्स ऑन सेल्स। पहले हमने इनपुट टैक्स की बात की, उससे मुराद थी कि परचेज के ऊपर जो टैक्स होता है। आउटपुट से मुराद है जो सेल्स के ऊपर टैक्स होता है, उसको हम आउटपुट टैक्स का नाम देते हैं। फिर उसके बाद पर्सन है। जो पर्सन है ये अब अगेन हम उसी पर्सन को डिफाइन करेंगे जैसे इनकम टैक्स हमने ऑर्डिनेंस में किया था स्टार्ट में, तो आपने उसी को पढ़ लेना है। प्रिस्क्राइब्ड से मुराद ये होता है कि वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में दर्ज किए गए हैं, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं होता जिसमें एक चीजें शायद पहले से दर्ज हो, इसी तरह यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड से मुराद वो रूल्स और रेगुलेशन हैं जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में बयान किए गए।
फिर उसके बाद है प्रोविंशियल सेल्स टैक्स। अच्छा, अब होता ये है कि सेल्स टैक्स सिर्फ फेडरल से नहीं होता, बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो भी सेल्स टैक्स जो है वो लेती है। अब इसका एक आसान सा आपको मैं बता देता हूं कि जो पीटीसीएल का नेट है उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी चार्ज हो रहा है, और नेट के ऊपर जो है वो लोग अपना जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो भी एक खास स्पेसिफिक टैक्स जो है वो चार्ज कर रही है। अब वो जो लोकल अपना प्रोविंस लेवल पे जो सेल्स टैक्स होता है उसको हम प्रोविंशियल सेल्स टैक्स कहते हैं। फिर उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस से मुराद ये होता है कि जब आपने सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करना होती है, जिस तरह आप अगर शनाख्ती कार्ड की बात करें तो आपके शनाख्ती कार्ड पे एक आपका मुस्तकिल पता दर्ज होता है कि आपकी रहाइश किस इलाके में है। इसी तरह जो बड़े बड़े बिजनेस हैं जब वो अपना फॉर्म फिल करते हैं और अप्लाई करते हैं सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो एक अपना ऑफिस जो है उसका एड्रेस बताते हैं कि उनका ऑफिस कहाँ पे है। वो जो ऑफिस का एड्रेस वो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के वक्त बताते हैं, उसको हम रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम देते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड नंबर है। अब इसको हम सेल्स टैक्स नंबर भी कहते हैं। अगर आप अब कोई भी यूटिलिटी बिल उठाएं तो उसके ऊपर देखेंगे तो हर वो कंपनी जो सेल्स टैक्स चार्ज करती है उसके ऊपर एक जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स नंबर होता है। तो अगर आप देखें तो बिलों के ऊपर भी एक जीएसटी नंबर जो है ना वो दर्ज होगा। ये जरूरी होता है, हर वो कंपनी जो सेल्स टैक्स चार्ज करती है उसके लिए लाजम है कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ले और अप्लाई करे और उसको फिर वहां पे अवेजा भी करे। हर बिल के ऊपर आप देखें तो सेल्स टैक्स नंबर दर्ज होगा, उसको हम रजिस्टर्ड नंबर बोलते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन से मुराद अब यहाँ पे हर वो पर्सन जो सेल्स टैक्स के मद में एफबीआर में रजिस्टर्ड है उसको हम रजिस्टर्ड पर्सन का नाम देते हैं। अब पर्सन जो यहाँ पे जो मुराद होगी, यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होगा, बल्कि वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी हो सकती है, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, वो पार्टनरशिप का बिजनेस भी हो सकता है। फिर इसके बाद एक रिटेल प्राइस होती है। अब आपको पता है कि रिटेल प्राइस से मुराद, अब अगर आप कोई साबुन की टिक्की खरीदते हैं, कोई टूथपेस्ट खरीदते हैं, कोई और इस तरह की चीज खरीदते हैं, तो उसके ऊपर प्राइस लिखी होती है, और वो जो प्राइस लिखी होती है उसको हम रिटेल प्राइस कहते हैं, जो अपना आपको आम ले मैन को जिस प्राइस पे मिलता है। इसी तरह एक होलसेल प्राइस होती है, वो रिटेल प्राइस में जो डिस्काउंटेड प्राइस होती है उसको हम होलसेल प्राइस कहते हैं। वो आगे आएगी, अभी नहीं आएगी। अब रिटेलर, रिटेलर का बिजनेस क्या होता है? जो चीजें जो है वो स्मॉल लेवल पे छोटी छोटी क्वांटिटी में सेल करता है उसको हम रिटेलर का नाम देते हैं। होलसेलर वो होता है जो बल्क में चीजें लेके आगे बल्क में सेल करता है। उसके बाद रिटर्न। रिटर्न जो है ये वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है जो रिक्वायर्ड होता है हर, मैंने कहा सेल्स टैक्स के लिए 15 तारीख को वो जो फाइल करना है उसको हम रिटर्न का नाम देते हैं। यानी वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो है उसको हम रिटर्न का नाम देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है तो उसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जिसको फिल करना जरूरी होता है, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। इसी तरह जब रिटर्न हम इनकम टैक्स की या सेल्स टैक्स की फाइल करते हैं, वो जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है उसको हम रिटर्न का नाम देते हैं। ये कमिंग लेक्चर में मैं आपको रिटर्न दिखा दूंगा कि ये कैसी होती है। उसके बाद ये सेल्स टैक्स है। तो सेल्स टैक्स से मुराद जो है वो कोई भी टैक्स जो सेल्स के ऊपर, अब वो सेल जो है वो किसी कमोडिटी की भी हो सकती है, वो किसी सर्विस की भी हो सकती है। यानी कमोडिटी से क्या मुराद है? कमोडिटी से मुराद है आप कोई टेंजिबल चीज खरीद रहे हैं, कोई साबुन खरीद रहे हैं, टूथपेस्ट खरीद रहे हैं, उसके ऊपर जो टैक्स है वो भी है। इसी तरह जब हम बात करें सर्विसेज की, तो अभी मैंने एग्जांपल दी इंटरनेट की। आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, मोबाइल के ऊपर अब आपको पता है बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो काट दिए जाते हैं। वो सारे का सारा जो है वो अपना जो है सेल्स टैक्स सर्विसेज के ऊपर भी होता है और वो गुड्स के ऊपर भी होता है। और इसके अंदर उन्होंने सेल्स टैक्स से मुराद कोई भी टैक्स, चाहे वो सेल्स की शक्ल में हो या एक्स्ट्रा फाइन की शक्ल में वो बिजनेस से चार्ज किया जाए, दोनों सूरतों में वो सेल्स टैक्स के जुमरे में आता है। अच्छा, जो आपने पीछे एक पर्सन को डेट किया है और एक जो रजिस्टर्ड पर्सन को डेट किया है, जी जी। आपने आपने रजिस्टर्ड पर्सन में कहा है कि इसमें भी इंडिविजुअल एसोसिएट या मतलब कोई भी जब हम ना अपना पार्टनर हो टैक्स सकता के अंदर पर्सन को बोलेंगे ना,
तो जी वो अंडरस्टूड है कि वो पर्सन जो है वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, जी बिल्कुल वो इंडिविजुअल के अलावा कोई कंपनी भी हो सकती है, ठीक वो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकती है, यानी फर्म भी हो सकती है। हर एक को ठीक हम है पर्सन को कंसिडर करेंगे। ठीक है पर्सन क्वेश्चन निकाल हाँ दिया जी, तो और सर। वो पर्सन जो है जब वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होगा उसको हम अच्छा रजिस्टर्ड पर्सन का नाम देंगे। मसलन ये पीटीसीएल है, ये ठीक है कंपनी है, बाय सही है कंपनीज ऑर्डिनेंस ये एक पर्सन भी है। अब ये सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है तो इसको हम रजिस्टर्ड पर्सन कहेंगे। ठीक है उसके मुकाबले में अगर कोई लोकल है, कोई अपना इंटरनेट सर्विसेज इलाकों में मुख्तलिफ जगह पे जैसे केबल ऑपरेटर्स हैं वो दे रहे हैं सर्विसेज, लेकिन वो भी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, बाय डेफिनेशन तो वो कारोबार कर रहे हैं और पर्सन के जुम्मे में आते हैं, लेकिन अभी क्योंकि वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होंगे, खाली पर्सन कहलाएंगे। ठीक हो गया ठीक है जी। ठीक है जी तो और इसके अलावा आप ऐसा करें, यहां तक अभी पढ़ लें, ये डेफिनेशन है, कंप्रिहेंसिव है, मैं लेक्चर भी अपलोड कर देता हूं आज, तो जी आज बाकी कर दी प्रीवियस भी जो है वो इस वीकेंड तक हो जाएंगे। ठीक है सर ठीक है ना, यहाँ पे अब यहाँ तक अगर कोई क्यूरी हुई तो नेक्स्ट वो पूछ लीजिएगा। सर ये अभी मैं ग्रुप इसमें में जो लिंक शेयर कर देता हूँ यूट्यूब का। सर इसमें जो आपने कॉन्सेप्ट बताए हैं वो भी वो बस वो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कंसेप्ट ना ही कि आपने देने हैं, वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन कोई भी नहीं याद कर सकता, ना किसी को होती है। ठीक है यानी मैं मकसद ये करना चाह रहा हूं कि जब आप सेल्स टैक्स को डील करें तो जब लफ्ज आए डिस्ट्रीब्यूटर आपको पता हो उसका ठीक है मतलब क्या है, जब लफ्ज आए ठीक है रिटेलर आपको पता हो उसका मतलब क्या है, जब लफ्ज आए इनपुट टैक्स आपको पता हो इससे क्या मुराद है, जब लफ्ज आए इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर आपको उसका पता होना चाहिए कि इससे क्या मुराद है। ठीक है सर यानी हमारा मकसद ये है कि जो वोकेबलरी है ना, अब ये टैक्स की वोकेबलरी है, हम उसको इनहांस कर रहे हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। जैसा कि आम ठीक रूटीन में अगर आप देखें तो पर्सन किसी भी लिविंग को लेते हैं, जी यानी बिल्कुल जो इंसान उसमें मर्द औरत है वो पर्सन के जुमरे में आता है, लेकिन जब हम टैक्स की जुबान में बात करें तो चाहे वो कंपनी है या कोई फर्म है वो भी पर्सन है, कोई गवर्नमेंट है वो भी पर्सन है, ये हमने पढ़ा है ना पहले। जी सर पढ़े हाँ, तो इस तरह ये हमने इसको करना होता है। ठीक है मैं सर ये कह रहा था कि मतलब खुद से एक्सप्लेन करने में ना जो इंग्लिश का स्टैंडर्ड है खुद वो से ही कर उस रहे हैं आप लोगों ने। बुक ठीक है वाला आपको याद होगा तो मैंने वो जब असाइनमेंट दी थी उसमें भी कहा था कि आप पढ़ के इसको कोशिश करें खुद से एक्सप्लेन करें। अगर बुक की रीडिंग करनी हो तो वो मैं ऐसे बुक की रीडिंग ना करता जाऊं, मैं कभी भी बुक की रीडिंग को ना रिकमेंड मैं करूंगा। उनको पढ़ें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और आगे एक्सप्लेन करें। ठीक है मैं सर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि मतलब वो कॉन्सेप्ट तो पेपर के क्लियर है पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसी तरह है कि सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट देने हैं। ठीक है अगर वो आपको फिर मतलब डेफिनेशन देखें, पेपरों का भी पता नहीं है कैसे आने हैं, ऑनलाइन आने हैं या आपको ऑन कैंपस आना पड़ना है, दोनों सूरतों में आपको मैं पैटर्न भी बता दूंगा। और ये ज़हन में रखें, 1 नंबर 2 नंबर से ज्यादा की डेफिनेशन नहीं आएगी। अब 1-2 नंबर में कितना लिखना है वो आप सबको पता है। ठीक है सर ठीक है ना जी। और इसके अलावा ठीक है पर वो अभी सर कर दीजिएगा लेक्चर मैं अभी कर देता हूँ इसको है, ये मेरी अभी एक क्लास है और तो उसके बाद फिर मैं कर देता हूँ है। ठीक है सर चलें जी, ओके जी। ओके सर।